तो जी हां, देश हित में यह है रौद्र अवतार। रौद्र अवतार यानी कि एक हफ्ता पहले अगर योगी सरकार ने कहा था कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा उन 8 पुलिस वालों का जिनको विकास दुबे ने मार गिराया, और जी न्यूज ने देश हित में इस खबर को अपराध की खबर ना बना करके एक मुहिम की तरह आगे बढ़ाया, तो आखिरकार उस दुर्दांत अपराधी का उस रौद्र अवतार ने अंत कर दिया। बिल्कुल, रौद्र अवतार जी मीडिया की एक खास पेश का देशित स्पेशल आप देख रहे हैं। देखिए, हम कल क्या आपको दिखा रहे थे, कल हम दिखा रहे थे कि यूपीएसटीएफ की टीम निकल चुकी है, 8 ही बज रहे थे कल भी, और हम आपको कल तस्वीरें दिखा रहे थे कि यूपीएसटीएफ की जो टीम है वो जन से कानपुर के लिए निकल चुकी है। रात को हमने आपको दिखाया था, लेकिन सुबह सुबह खबर सचिन ये आ गई कि विकास दुबे का खात्मा, एनकाउंटर में मार गिराया गया विकास दुबे ने। डर का देखिए, जो साम्राज्य बनाया हुआ था ना, पतन कभी हो पाएगा क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस तंत्र और राजनीति के गलियारों में अपनी घुसपैठ के जरिए विकास दुबे खुद को शायद भगवान समझने लगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आज उस विकास दुबे का अंत हो गया। ना केवल उस विकास दुबे का अंत हुआ, बल्कि उसके साम्राज्य का, भय के साम्राज्य का अंत हुआ। क्योंकि कल हम जब कह रहे थे कि महाकाल के दर पर तो पहुंचा, लेकिन क्या महाकाल के दर पर दर्शन उसको कबूल हो पाएंगे? लेकिन लाइफलाइन उसे 24 घंटे से ज्यादा की नहीं मिली, क्योंकि जी न्यूज के लिए ना उस दिन ये सिर्फ एक खबर थी अपराध से जुड़ी, पुलिस से जुड़ी, ना आज ये खबर है सिर्फ अपराध से जुड़ी और एक अपराधी से जुड़ी, क्योंकि ये खबर हमारे लिए मुहिम है कि समाज से कैसे इस बुराई का, विकास दुबे जैसी बुराई का खात्मा। देखिए, इसका अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक कि विकास दुबे और उसके जैसे लोगों के डर को ना खत्म किया जाए। एक संत की शपथ है, उत्तर प्रदेश में ना माफिया राज चलेगा न गुंडा राज। गुंडों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खौफ चलेगा। हम लोगों ने एक मैसेज दिया और मैसेज दिया कि प्रदेश में अब कानून का राज होगा। किसी अपराधी की हिम्मत नहीं किसी व्यापारी का अपहरण कर ले। अगर किसी ने दुस्साहस किया तो यह तय है कि उसका इंतजार फिर या तो जेल कर रही होगी या यमराज कर रहा होगा। उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने बता दिया था कि अब यूपी में रंगबाजी मना है। हर अपराधी को यह संदेश मिल गया कि जैसा गुनाह होगा सजा भी वैसी ही मिलेगी। लेकिन विकास दुबे संत की शपथ को समझ नहीं पाया। विकास दुबे ने योगी के आत्मसम्मान को चुनौती दे दी, जो भगवान के अलावा किसी के आगे नहीं झुका, जिसके लिए उसका आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी पूंजी है। भोलेनाथ के भक्त योगी आदित्यनाथ को विकास दुबे ने कम समझने की भूल कर दी। 2-3 जुलाई की दरमियानी रात को विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को शहीद किया, तो योगी आदित्यनाथ के क्रोध की सारी सीमाएं टूट गईं। 3 जुलाई को ही योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, शहीद पुलिस वालों को श्रद्धांजलि देने, घर वालों को ढांढस बंधाया, पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाए और फिर मौन खड़े हो गए। ये एक संत का मौन था, जिसके अंदर आने वाले तूफान की आहट थी। थोड़ी देर बाद ही सामने आया संत का रौद्र अवतार। योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया कि न्याय होकर रहेगा। पुलिस के अपने जवानों की शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। संत ने शपथ ले ली थी और उनकी सौगंध उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए संकल्प बन गई। 150 घंटे तक पुलिस को छकाता रहा विकास दुबे उज्जैन में महाकाल के दर पर पहुंचा, तो महाकाल ने भी उसे शरण देने से इनकार कर दिया। विकास दुबे को मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ लिया और फिर विकास दुबे को उसके अपराध का दंड दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस उसे लेकर रवाना हो गई। अब तक कानून से आंख मिचौली खेलने वाले विकास दुबे को शायद इस बार भी लग रहा था कि अपने गुनाहों से वो भाग सकेगा, लेकिन इस बार काल ने उसे बचने का मौका नहीं दिया। जो मर गया उसे तो मरना ही था, बस इससे आगे हमें कुछ नहीं कहना है। हम यही चाहते थे, वो हो गया। बहुत बड़ा फैसला लेके और इतना मतलब उसको क्या ऐसे दुष्ट को मार गिराया। बहुत बहुत धन्यवाद यूपी पुलिस के लिए और योगी राज को भी धन्यवाद अदा करूंगा मैं। न देर न अंधेर, त्वरित न्याय। उत्तर प्रदेश में अपराध के विकास का अंत हो गया और उत्तर प्रदेश के हर गैंगस्टर को, हर माफिया को योगी आदित्यनाथ का संदेश फिर मिल गया कि गुनाह की सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी, फिर चाहे अपराधी कोई भी क्यों ना हो।
कानपुर से अमित प्रकाश और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तभी तो हम लगातार कह रहे हैं ना कि ये रौद्र अवतार है, और ये रौद्र अवतार का तो सिर्फ एक ही अध्याय आपने देखा है, और जब तक ऐसे विकास दुबे पूरे सिस्टम में रहेंगे ये रौद्र अवतार चलता ही रहेगा, क्योंकि सेना वही सशक्त होती है जो सेनापति सशक्त होता है। और देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने भी एक बार कहा था कि सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत से समझौता है। मतलब इस पे डिबेट चल रही है ना, ये न्याय हुआ नहीं हुआ, लेकिन सुभाष चंद्र बोस तो ये मानते हैं कि सबसे बड़ा अन्याय होता ही है कि आप अन्याय से जब समझौता कर लें। वैसे रौद्र अवतार के प्रथम अध्याय में आपने संत की शपथ देखी, लेकिन हम कहते हैं ना सचिन, जैसे राजा वैसी प्रजा। बिल्कुल, पुलिस का रौद्र अवतार भी अब आपको देखना चाहिए। जाहिर सी बात। अब आपको द्वितीय अध्याय में योगी के पुलिस का संकल्प बताते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस ने कानपुर शूटआउट में 8 पुलिस वालों के सर्वोच्च बलिदान पर सौगंध खाई थी। जी हां, सौगंध खाई थी कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और हुआ भी वही। और आपको बता दें, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सम्मान की लड़ाई थी, अभिमान की लड़ाई थी। 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से डेडलाइन दे दी गई थी 7 दिन, बल्कि उनकी तरफ से यह भी अल्टीमेटम दिया गया था कि जब तक उसको पकड़ोगे नहीं तब तक मुख्यालय वापस मत आना। रौद्र अवतार के द्वितीय अध्याय में पुलिस का सबसे बड़ा संकल्प पूरा हुआ। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला हिस्ट्री शीटर विकास दुबे कानपुर में ही मारा गया। विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। यूपी के सबसे बड़े अपराधी विकास दुबे को 9 जुलाई को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर पकड़ा गया था। 9 जुलाई की सुबह वो महाकाल मंदिर पहुंचा था। यहां पकड़े जाने के बाद उससे दिन भर पूछताछ हुई। उज्जैन पुलिस रात को गुना बॉर्डर तक विकास को छोड़ने गई। रात 12:30 बजे गुना टोल नाका क्रॉस किया और आगे जाकर यूपी पुलिस को विकास को हैंडओवर किया। इसके बाद यूपी पुलिस उसे कानपुर के लिए लेकर निकली, लेकिन सुबह हुई तो खबर आई कि कानपुर पहुंचने से महज 17 किलोमीटर पहले भौती में विकास का एनकाउंटर हो गया। वहाँ इंस्पेक्टर कानपुर नगर के जो साथ में गए थे, उनकी पिस्टल छीन करके भागने का प्रयास करता है। पुलिस वाले पीछा करते हैं, गोली चलाता है। जवाबी गोलीबारी में ये मारा जाता है। एसटीएफ की टीम साथ में गई थी। विकास के एनकाउंटर की पूरी कहानी सुर्खियों में है। सुबह के समय कानपुर में बारिश हो रही थी। सड़क पर कीचड़ की वजह से तेज रफ्तार गाड़ी पलटी। विकास पिछली सीट पर बीच में बैठा था। उसके दोनों तरफ एसटीएफ के जवान थे। गाड़ी पलटी तो विकास एक पुलिसकर्मी की 9mm की पिस्टल लेकर भागने की कोशिश करने लगा। एसटीएफ ने सरेंडर करने को कहा तो उसने एसटीएफ की टीम पर गोली चला दी और जवाबी फायरिंग में मारा गया। चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी और उस वक्त मिट्टी की वजह से ये गाड़ी फिसली और उसके बाद गाड़ी पलटने के बाद उसने भागने का प्रयास किया। गाड़ी आप देख रहे हैं, यहाँ से ये एक कच्ची सड़क अंदर गांव की तरफ जाती है। ये वाला हिस्सा जो है, इधर पीछे देखिए। हालांकि यहाँ चूंकि क्राइम सीन है, जाना अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वो हिस्सा है जहाँ ये पुलिस वाले इस वक्त आपको दिख रहे हैं। यही वही वो जगह है जहाँ पर विकास दुबे को मार गिराया गया। विकास दुबे ने 2 और 3 जुलाई की मध्य रात्रि कानपुर के बिकरू गांव में अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या कर दी थी और घटना स्थल से फरार हो गया था। उसकी तलाश कई राज्यों में की जा रही थी। यूपी पुलिस ने विकास दुबे को लेकर सबसे बड़ा संकल्प लिया था। संकल्प पुलिस वालों का बलिदान व्यर्थ न जाने का था। और विकास दुबे के मारे जाने के बाद पुलिस की सबसे बड़ी सौगंध
पूरी हुई। कानपुर की घटना में जो लोग भी शामिल हैं उनके विरुद्ध पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे। सबसे बड़ी बात यह कि विकास दुबे उसी कानपुर में मारा गया जहां उसकी अपराध वाली समानांतर सरकार चलती थी। लोगों में उसकी दहशत थी, इसीलिए इस एनकाउंटर में कई बड़े संदेश भी छिपे हैं। संदेश यही कि यूपी में सिर्फ कानून का राज चलेगा, कानून को हाथ में लेने वाले अपराधियों को सजा मिलेगी, एक भी अपराधी बचकर नहीं जा पाएगा और जनता पुलिस वालों पर भरोसा कर सकती है क्योंकि न्याय मिलने में अब देर नहीं होगी। कानपुर से लोमस झा, विशाल पांडे और अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब इस तरीके से समझिए कि ना अपील, ना दलील, ना वकील, फैसला ऑन द स्पॉट, इंस्टेंट जस्टिस, त्वरित न्याय को लेकर लोग बहुत इसको लेकर आकर्षित है। आचार्य चाणक्य की क्या सोच थी इसको लेकर, सचिन? क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा था कि न्यायाधीश को निष्पक्ष होकर न्याय करना चाहिए। जी हाँ, यानी कि न्याय जो है वो सीधा ऊपर से आता है, निष्पक्ष होकर सभी के लिए न्याय होना चाहिए। तो रौद्र अवतार का तीसरा अध्याय है त्वरित न्याय यानी कि इंस्टेंट जस्टिस। हमारे देश में अक्सर खाकी वर्दी को भ्रष्टाचार से जोड़कर देख लिया जाता है कि खाकी वर्दी हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है। मतलब लोग पुलिस वालों से डरते हैं ना, पुलिस वालों की छवि इस तरह की, लेकिन आप देखें ना आज खाकी वर्दी वालों को सलाम किया जा रहा है। जहां बात करिए, हमने भी सुबह से हम लगातार पोल कर रहे हैं कि ये जो एनकाउंटर हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, आज तो पुलिस सबके लिए हीरो बन गई है। बिल्कुल, इन खाकी वर्दी वालों को एनकाउंटर के बाद यूं कह रहे हैं कि पुलिस को सैल्यूट किया जा रहा है, पुलिस को कहा जा रहा है कि आप सच्चे हीरो हैं। लेकिन कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि देश के ज्यादातर लोग यूपी पुलिस के इस कदम से खुश हैं। जैसा मैंने कहा कि हमने लगातार पोल करवाया, लोग यही कह रहे हैं। ये काम तो सबके साथ ही यही होना चाहिए, जिससे थोड़ा समाज में खौफ, पुलिस का खौफ बना रहे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करते हैं। सबसे पहले सुबह उठते के साथ ही हमें ये देखने को मिला कि जी न्यूज़ में दिखाया कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। 6 दिसंबर 2019 को हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर उसकी हत्या करने वाले 4 आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर किया था। तब देश के कई हिस्सों में खुशियां मनाने की तस्वीरें सामने आई थी। आज कानपुर में हुए एनकाउंटर पर भी देश अपना पक्ष रख रहा है। दोनों खबरों में एक समानता है कि इन दोनों एनकाउंटर के बाद देश भर में पुलिस के लिए तालियां बज रही हैं। इसको मारा गया है, वो बहुत अच्छा काम किया गया है, ये चीज होना ही चाहिए। मैं तो ये कंटिन्यूसली होना चाहिए। जो एनकाउंटर पुलिस ने किया है, मैं तो मानता हूँ कि काफी सही किया है। अगर इनको पकड़ भी लेते हैं तो आगे जाके कोई ना कोई नेता के साथ सपोर्ट करके वो निकल जाते हैं। बट पुलिस हैज टेकन अ रियली गुड स्टेप एंड आई सैल्यूट देम। जनता का ये जवाब बता रहा है कि देश के लोगों को एनकाउंटर वाला ये तत्काल न्याय पसंद आ रहा है। की सजा ये नहीं थी, उसको सरकार को मौजूद करना था। वो ऐसे लोगों को सामने लाता जिसको आप कभी देख नहीं सकते। कई घर परिवार बर्बाद कर चुका था, जिसके लिए उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना था। वो जेल जाता, केस लड़ते, 15-20 साल केस चलता और ये हुआ, तो अच्छी बात है। विकास दुबे के साथ जो हुआ वो तो होना ही चाहिए था। इतने लोगों को हत्या किया, इतने लोगों को जो है मार करके और भाग गया जो है वहाँ से, तो ये तो उसका होना बहुत जरूरी था, बहुत इम्पोर्टेंट था इसके लिए। अदालतों में कई बार समय पर इंसाफ नहीं मिलता, इसलिए ज्यादातर अपराधी सबूतों के अभाव में छूट जाते हैं और इस वजह से देश में कई लोग ऐसे हैं जिनका भरोसा सिस्टम से उठने लगा है। ये कदम एकदम सही कदम था। अभी उसको गिरफ्तार करके क्या हो जाता, वो जेल में बैठता, बड़े बड़े वकील करता और जिंदगी ऐसे निकालता और जेल से चुनाव लड़ता तो एमएलए भी बन सकता था वो। ये जो पुलिस ने कदम उठाया है, मैं उसका एकदम पूरा समर्थन करता हूँ। मेरे हिसाब से तो ये है कि इस केस की पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन था कौन नहीं था, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बहुत अच्छा किया, कम से कम ऐसे दूसरा जो है विकास दुबे नहीं तैयार होगा। इतने साधारण तरीके से, इतने अच्छे तरीके से वो वहाँ पहुंचा, उसने समर्पण कर दिया, पकड़ाई में आ गया, उसको पुलिस ले जाती है और फिर एकदम फिल्मी अंदाज में सुबह सुबह गाड़ी हाथ से पलट दी जाती है। कहीं ना कहीं इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। निश्चित है कि उसको मरना ही था और पहले ही मर जाना, उसी दिन हो जाना चाहिए था जिस दिन आज पुलिस वालों के साथ में ही घटना घटी। अपराधी विकास दुबे के मानवाधिकारों की बात करने वालों को आज दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला के परिवार की बातें सुननी चाहिए।
साल 2001 में विकास दुबे ने पुलिस स्टेशन में संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी। तब 25 पुलिस वाले इस घटना के चश्मदीद थे, लेकिन किसी ने भी आरोपी विकास दुबे के खिलाफ गवाही नहीं दी। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। उस अपराधी को आज अंतिम निर्णायक भूमिका में उसको जो सजा मिलनी चाहिए थी वो मिल गई। जितने परिवारों को उसने उजाड़ा है, उनके भाई की हत्या करी, पिता की हत्या करी, किसी के चाचा की हत्या करी, उन सबको लगता है मुझे आज अति प्रसन्नता होगी और उन सब लोगों को न्याय मिला। यानी सिस्टम में अपने आप को, सिस्टम से अपने आप को इतना बड़ा उसने कर लिया, ना पुलिस का डर, ना किसी तरीके का खौफ, ना लॉ एंड ऑर्डर का डर। उस कारण से क्या इसका जिंदा रहना ठीक था? पुलिस पर ही इसने हमला किया, 8 पुलिस वाले मारे। हमने लोगों से ही पूछा क्या यह एनकाउंटर ठीक था, तो तमाम लोगों के तमाम रिएक्शंस आए। कुछ रिएक्शंस आपको दिखाते हैं। विवेक शर्मा ने ट्विटर पर लिखा, सही भी है गलत भी, जो अभी के परिदृश्य में सही है दूसरी जगह गलत भी हो सकता है। मतलब लोग अलग अलग तरीके से इस घटना को देख रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये कह रहे हैं जो हुआ कम से कम सही हुआ, जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। देखिए ये रीता एम बोस हैं, ये कह रही हैं कि जो हुआ बिल्कुल सही हुआ, एक दुर्दांत अपराधी का अंत हुआ है और जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। अब किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन जो हुआ सही हुआ, इसके साथ यही होना चाहिए था। वैसे भी महाकाल के दर पर यह गया था अपनी अकाल मृत्यु को टालने, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा इसको आशीर्वाद मिल नहीं पाया। और एक शब्द का हम लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ जी पर आपने देखा होगा, और वो शब्द है दृश्यम। जिस वक्त वो पहली बार फरीदाबाद में दिखा था और उसके बाद दिखा उज्जैन में, क्या वो दृश्यम खेल रहा है? जो दिखा रहा है, दिखाना ही चाहता है, लेकिन असल में दिखता कुछ और है। लेकिन पुलिस ने भी उसको असली दृश्यम दिखा दिया रौद्र अवतार में। अब चौथे अध्याय का नाम है दृश्यम। यूपी में 5 लाख का इनामी अपराधी विकास दुबे कानपुर से उज्जैन पहुंचने तक पुलिस वालों के साथ दृश्यम की लुका छुपी वाला खेल खेल रहा था। महाकाल की माया भी बड़ी विचित्र है। यूपी पुलिस से बचने के लिए हिस्ट्री शीटर विकास दुबे दृश्यम का खेल खेल रहा था। यही खेल खेलते हुए वो महाकाल की शरण में उज्जैन पहुंचा था। लेकिन उसी विकास दुबे का अंत भी दृश्यम के खेल से ही हुआ। जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद है उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे, क्यों लगाया गया भैया ये बैरिकेड? होता है जब संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग करनी होती तो करा जाता है। विकास दुबे कानपुर वाले का एनकाउंटर यूपी पुलिस का दृश्यम कैसे बन गया, आपको समझाते हैं। एसटीएफ की टीम विकास दुबे को साथ लेकर सुबह 6 बजे कानपुर की सीमा में दाखिल हुई। हाईवे पर पुलिस का कड़ा पहरा था। यहाँ पर सिर्फ एसटीएफ और यूपी पुलिस की गाड़ियों को ही आगे जाने दिया गया और बाकी गाड़ियों को वहीं पर रोक दिया गया। बिल्कुल आप देख सकते हैं एसटीएफ की टीम भी यहाँ पे खड़ी है और यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि गाड़ी पलट गई है क्योंकि बारिश भी हो रही है, काफी स्पीड में गाड़ी थी। कोर्ट में आज क्योंकि विकास को पेश करना था, यहाँ पे आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि गाड़ी अचानक से पलट गई और पूरी तरीके आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि गाड़ी काफी स्पीड में थी और विकास को आज कोर्ट में पेश करना था। जी, इस चेकिंग पॉइंट पर जब पुलिस और मीडिया कर्मी के बीच आगे जाने के लिए बहस हो रही थी, तब घड़ी में सुबह के 7 बज रहे थे। एसटीएफ ने जानकारी दी कि कानपुर के संचेड़ी थाना क्षेत्र में सुबह जब बैरिकेडिंग को पार करके एसटीएफ की टीम जब आगे बढ़ी तो रास्ते में अचानक गाय और भैंसों का झुंड भागता हुआ आया। पुलिस वाहन का चालक लंबी यात्रा से थका हुआ था। ऐसे में इन जानवरों को दुर्घटना से बचाने की कोशिश में वाहन को अचानक मोड़ना पड़ा, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर वहीं पलट गई। कहा जा रहा है कि इसी मौके का फायदा उठाकर विकास दुबे ने पुलिस वालों से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस वालों पर फायरिंग की। एसटीएफ ने जवाब में विकास पर गोली चलाई। विकास घायल होकर वहीं गिर पड़ा। ये पूरा मामला करीब 10 मिनट तक चला। इसके बाद विकास को हैलेट अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जो पुलिसकर्मी इसकी गाड़ी में बैठ करके गए थे, हमारे इंस्पेक्टर गए थे, 2 एसआई गए थे, वो इस एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं और उनका इलाज चल रहा है।
बोले हम 2 तारीख की मध्य रात्रि या 3 तारीख की बात करें, जब सबसे पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से पुलिस वालों को एनकाउंटर में मार गिरा गया, उनकी शहादत हुई है, या फिर आज सुबह 6:30 बजे जब सबसे पहले जी न्यूज खबर को ब्रेक करता है कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है, उस वक्त से लेकर दिन भर तमाम रिपोर्टर्स और एक एक ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको किस तरीके से दिखाई, ये आपने जी मतलब सुबह 6:30 बजे से लेकर रात के इस वक्त 8:30 पौने 9 बज चुके हैं। मतलब आप समझिए 13.5-14 घंटे से हर अपडेट, हर तस्वीर सबसे पहले विकास दुबे से जुड़ी, सबसे पहले जी न्यूज पर। लेकिन अब सवाल तो सबसे बड़ा ये होगा ना, आपके जहन में भी, पूरे देश के जहन में, कि क्या वाकई कोई और ऑप्शन नहीं था पुलिस के पास? क्या एनकाउंटर ही आखिरी रास्ता था क्या? रौद्र अवतार का ये छठा अध्याय है सुपरकॉप यानी एसटीएफ का वो जांबाज अफसर जिसे योगी सरकार ने विकास दुबे को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी थी। नाम अमिताभ यश, यूपी में एसटीएफ के आईजी। अमिताभ यश एसटीएफ के आईजी हैं। विकास दुबे केस को यूपी सरकार ने एसटीएफ को सौंपा, एसटीएफ ने कई टीमें बनाई और अमिताभ यश ने कानपुर में डेरा डाला। 1996 बैच के आईपीएस अफसर और वर्तमान में यूपी एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश ने इसके बाद कानपुर पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन किया। उन्होंने 8 पुलिस वालों के हत्यारे हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और उसके साथियों के सीडीआर पर जानकारी दी। सीडीआर के आधार पर चौबेपुर थाने के तत्कालीन एसएचओ विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इसके अलावा कानपुर के लगभग 40 थानों की पुलिस फोर्स इस केस में लगाई गई। यही नहीं, एसटीएफ के वरिष्ठ पीपीएस और आईपीएस अधिकारियों को भी इस पूरे मामले में लगाया गया। विकास दुबे के सहयोगियों के ठिकानों पर छापे मारे गए, उन्हें पकड़ा गया। विकास दुबे के रिश्तेदारों से एसटीएफ को पता चला कि वो फरीदाबाद में छिपा हो सकता है। एक टीम को वहां भी रवाना किया गया। नोएडा और एनसीआर में भी एसटीएफ की टीमें लगाई गई। 100 से ज्यादा फोन सर्विलांस पर रखे गए। विकास दुबे एसटीएफ से भागता रहा और एसटीएफ आईजी अमिताभ यश के नेतृत्व में आज विकास दुबे का अंत भी हो गया। विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। एसटीएफ आईजी अमिताभ यश ने एक बार कहा था कि एसटीएफ की छवि को धूमिल कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। विकास दुबे के एनकाउंटर से उनकी ये बात सच साबित हुई। वैसे एसटीएफ की बात करें तो 90 के दशक में एसटीएफ का गठन ही कुख्यात अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए किया गया था। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला का गाजियाबाद के पास शूटआउट में अंत हुआ। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा रौद्र अवतार का यह अगला अध्याय, क्या यह आखिरी रास्ता था? वहीं उज्जैन के महाकाल के बारे में मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति महाकाल का भक्त बन जाए तो काल यानी कि मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। और यही शायद कोशिश थी। आपने देखा, ये चाल थी इसकी। ये महाकाल की शरण में गया, इसने सोचा कि अकाल मृत्यु से शायद ये बच सकता है। लेकिन पापी और अपराधी, यदि कोई पापी महाकाल के मंदिर में आकर शरण लेने की कोशिश करता है तो बच थोड़ी ना सकता है। 24 घंटे बच गया, बहुत है। अपराधी विकास दुबे ने पुलिस वालों की हत्या करके एक बड़ा पाप किया था और शायद इसलिए महाकाल ने भी उसे शरण में लेने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश में महाकाल ने मोहलत तो दी, लेकिन जान नहीं बख्शी। पहले महाकाल के दरबार से पकड़ा गया मोस्ट वांटेड। फिर यूपी में काल विकास दुबे के लिए हो गया विकराल। कानपुर वाला कुख्यात विकास दुबे भगवान शंकर की शरण में रहम की गुहार लगाते पहुंच तो गया था, लेकिन महाकाल के दरबार में शायद उसकी सजा तय हो चुकी थी। 8 पुलिस वालों की बर्बर हत्या का अपराध इतना बड़ा था कि महाकाल ने भी विकास दुबे को शरण देने से इनकार कर दिया और वो अपने गुनाहों की सजा पाने के लिए पुलिस की गिरफ्त में आ गया और फिर
भागने के चक्कर में मारा गया। कहते हैं इंसान को अपने हर काम का भुगतान करना होता है, कर्म अच्छे हो तो फल भी अच्छा होता है। लेकिन विकास दुबे ने तो 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया, 60 से ज्यादा अपराध किए और उसका नतीजा भी बुरा हुआ। 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले विकास दुबे को 200 घंटे के अंदर यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक यूपी एसटीएफ का काफिला मध्य प्रदेश के उज्जैन से तेज बारिश के बीच कानपुर की ओर जा रहा था। इसी काफिले की एक गाड़ी में गैंगस्टर विकास दुबे सवार था। कार अचानक बेकाबू हुई और पलट गई, जिसके बाद विकास दुबे ने हथियार लेकर भागने की कोशिश की और मुठभेड़ में मारा गया। कानपुर वाला विकास दुबे अब इतिहास बन चुका है। जिस कानपुर में उसने जुर्म की कई कहानियां लिखी थी, उसी कानपुर की धरती पर उसके अपराध का हिसाब पूरा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ कर दिया गया था कि जो गुनाह की दुनिया में जाएगा वो दुनिया छोड़कर जाएगा। मैसेज साफ, क्लियर, और यही विकास दुबे के साथ हुआ। विकास दुबे और उसके साथियों का हिसाब तो पूरा हो गया। वहीं दूसरी ओर बहराइच में 50,000 का इनामी बदमाश पन्ना यादव का भी अंत हो गया है। मतलब साफ है, गुनाह छोड़ो या सजा। विकास दुबे के गुनाह का हिसाब हो गया। अब बारी है उसके साथियों की। उत्तर प्रदेश में अपराध के विकास के अंत की शुरुआत हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ तो सत्ता संभालने के साथ ही अपना संदेश सुना चुके थे और अब एक एक कर अपराधियों का अंत भी होने लगा है। विकास दुबे से पहले 9 जुलाई को प्रभात मिश्रा और बउआ दुबे मारे गए। 8 जुलाई को विकास दुबे का बॉडीगार्ड अमर दुबे मारा गया। 7 जुलाई को श्यामू वाजपेयी, संजीव दुबे और जाहन यादव गिरफ्तार किए गए। 7 जुलाई को ही जय वाजपेयी को भी गिरफ्तार किया गया। 5 जुलाई को दयाशंकर अग्निहोत्री गिरफ्तार हो चुका था और वारदात के कुछ घंटों बाद ही यानी 3 जुलाई को प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे मारे गए। विकास दुबे के एनकाउंटर से पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस गैंग के कई इनामी बदमाशों की लिस्ट जारी कर चुकी है और अब विकास दुबे के बाद उन पर भी कार्रवाई की पूरी तैयारी है। इस अभियोग में टोटल 21 अभियुक्त नामजद थे तथा 60 से लेकर 70 लोग अन्य अभियुक्त थे, जिसमें से अब तक 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 6 अभियुक्त मारे जा चुके हैं। 120B के अंतर्गत 7 लोगों की गिरफ्तारी हो करके जेल भेजा गया है तथा अभी भी 12 इनामिया बदमाश अभी भी वांछित चल रहे हैं। पुलिस की नज़र उन लोगों पर भी है जिन्होंने विकास दुबे की मदद की है। जो पुलिसकर्मी इसकी गाड़ी में बैठ करके गए थे, हमारे इंस्पेक्टर गए थे, 2 SI गए थे, वो इस एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। तो रास्ते में उसने क्या क्या बातें बताई हैं, ये सब बातें इन लोगों के जानकारी में है। जैसे ही ये हॉस्पिटल से सही होकर के बाहर निकलेंगे, हम इनसे वार्ता करेंगे और पूरी चीज़ें नोट करेंगे कि रास्ते में इसने क्या क्या बातें पुलिसकर्मियों को हमारे बताई हैं। बारी सब की आएगी, हिसाब सबका होगा। जिसने गुनाह किया है वो सजा पाकर ही रहेगा। बहराइच में पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश पन्ना यादव को भी ढेर कर दिया। मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रौद्र अवतार धर लिया है और अब बारी है अपराधियों के उत्तर प्रदेश से पलायन की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने लद्दाख में चीन को भले पीछे खदेड़ दिया हो, छोड़ दिया हो, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सच मानने को तैयार ही नहीं है। सुबोध गैंग की तरह वो भी लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। देखिए, सवाल पहले भी हमने उठाया था कि पीछे हटा चीन कांग्रेस करेगी यकीन, क्योंकि यकीन तो हो नहीं रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया कि एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजा जाए ताकि पता तो लगे कि चीन कितना घुसा अंदर, हमारी जमीन पर कितना बाहर चला गया, कितना अतिक्रमण हो गया। इसके लिए एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन को लद्दाख भेजना चाहिए। राहुल गांधी को सबूत चाहिए कि चीन पीछे चला गया है। और सवाल तो यही ना कि राहुल गांधी इस फैक्ट फाइंडिंग मिशन की अगुवाई करेंगे, जाएंगे गलवान क्या उस जगह पर देखने के लिए जहां पर संतोष बाबू पहुंचे थे अपनी पार्टी के साथ। खैर, राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन के मुद्दे पर जब उनसे बात पूछी जाती है कि चीन से क्यों चंदा लिया जा रहा था, तो वो खामोश हो जाते हैं। मतलब ये फैक्ट फाइंडिंग मिशन चीन कितना घुसा इसकी बजाय क्या चीन से चंदे पर फैक्ट फाइंडिंग मिशन बनना चाहिए क्या?
अब आपको दिखाते हैं सेना का विराट अवतार। भारतीय सेना का यह है विराट अवतार। जिस समय भारत और चीन के बीच LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव चल रहा था, उसी समय भारतीय वायुसेना को आखिरी 5 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स, कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स मिल गए। और आप बता दें, आपको भारतीय वायुसेना के पास, आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा, आप गर्व महसूस करेंगे भारतीय सेना की ताकत जानकर। 22 अपाचे हेलीकॉप्टर, एब्सोल्युटली 22 अपाचे हेलीकॉप्टर है और ये 5 अपाचे लगभग 2 हफ्ते पहले भारत को मिल चुके हैं। 5 अपाचे और कुल मिलाकर के अब 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स की भी डील है। यानी कि कुल मिलाकर के चीन अगर पीछे गया है तो भारत इससे यह संदेश भी दे रहा है। कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे साथ लगातार मौजूद हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, यह संदेश भी है कि ये नया भारत है, ये पीछे नहीं हटेगा, डटे हैं तो डटे रहेंगे पूरी फोर्स के साथ। ये बात चीन बहुत अच्छे से समझ चुका है। दरअसल 2017 में डोकलम में भी उसने ये बात बहुत अच्छे से समझी थी, जब 73 दिन तक आमने सामने रहने के बाद भी चीन को पीछे हटना पड़ा था। भारतीय सेना पीछे नहीं हटी थी और न ही इस देश के राजनीतिक और सैनिक नेतृत्व ने जरा सी भी ऐसी स्थिति दिखाई थी कि वो अपने रुख से बदलने वाला है। बहुत दृढ़ता से अपनी जगह पर खड़ा रहा। इस बार भी ऐसा ही है। चीन के साथ भारतीय सेना ने मिरर डिप्लॉयमेंट किया। जितनी तादाद में चीन सेना लेकर आया, उतनी ही तादाद में भारतीय सेना भी वहां तैनात हुई। गलवान घाटी में जो एक चीन ने धोखे की हरकत की, 20 भारतीय सैनिकों की हत्या की, उसका बदला भारतीय सेना ने चीनी सेना के साथ बहुत अच्छी तरह से लिया। चीन इसको याद भी रखेगा। भारतीय वायुसेना की ताकत, जैसा भी आपने बताया, अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी पूरी हो गई है। अपाचे हेलीकॉप्टर बहुत ही कारगर हेलीकॉप्टर है और खासतौर पर इस इलाके में, जहां लद्दाख के इस इलाके में अपाचे बहुत कारगर हेलीकॉप्टर। उसमें हेल फायर मिसाइलें होती हैं, उसके अलावा रॉकेट्स होते हैं, उसके अलावा मशीन गन्स होती हैं। ये तीनों ही हथियार इस इलाके में काम करने के लिए बहुत अच्छे हैं। जो हेल फायर मिसाइल्स हैं, उससे किसी भी बख्तरबंद गाड़ी से वाकफियत तो आपने करवाई और आपने बताई भी, आपने कहा कि किस तरीके से डील पूरी हो चुकी है, लेकिन असल में ताकत है क्या, ये एक रिपोर्ट देख लेते हैं ताकि लोगों को पता लगेगा, दुनिया को पता लगेगा आखिरकार ये वायुसेना की ताकत कैसे अचूक ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण। 22 अपाचे फाइटर हेलीकॉप्टर्स के साथ भारत की तैयारी पूरी हो चुकी है और अपाचे का साथ देने के लिए 15 चिनूक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भी आ चुके हैं और ये सभी इस समय वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात हैं। अगर इस समय चीन की सेना LAC से पीछे हट गई है तो इसका श्रेय वहां पर तैनात भारत के सैनिकों और हथियारों को भी जाता है। भारत और चीन में सीमा संघर्ष के बीच सबसे बड़ी खबर थी लद्दाख में अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की तैनाती। माना जा रहा है कि 10,000 फीट से ऊपर ये अपाचे की पहली तैनाती है। अब सबसे पहले समझिए कि अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की जरूरत क्या है और ये क्या काम करते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना को पहली बार लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की जरूरत महसूस हुई थी। बाद में अमेरिका से अपाचे की डील हुई क्योंकि अपाचे को आमने सामने की लड़ाई का बेजोड़ योद्धा माना जाता है। अपाचे हेलीकॉप्टर रात और दिन के अलावा खराब मौसम में भी दुश्मन सेना को तबाह करने की काबिलियत रखता है। इसकी यही खूबियां इसे हर एक फौज की पसंदीदा हथियार बनाती हैं। लेकिन दुनिया में सबको अपाचे उड़ाने का मौका नहीं मिलता। अपाचे का स्मार्ट गन सिस्टम अपने आप उस दिशा में घूम जाता है जहां पायलट देख रहा होता है, यानी निशाना लगाते ही गोलियां बरसाने की गारंटी है। हथियारों के अलावा अपाचे में इतने सेंसर होते हैं कि जो इसे रात में भी युद्ध भूमि की पूरी खबर देते हैं। नेटवर्क से जुड़े अपाचे के सेंसर जितनी जानकारी इकट्ठा करते हैं वो सब वापस अपने हेडक्वार्टर भी भेज सकता है। किसी भी अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर का सबसे बड़ा दुश्मन है शत्रु का टैंक, इसलिए अपाचे को टैंक नाशक हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। लगने वाली हेल फायर मिसाइलें नाम के मुताबिक दुश्मनों को हेल यानी नर्क पहुंचा देती हैं।